सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे अपोजिशन हुकूमत पर बरहम, ईवान में भी जंग। शुमाली वज़ीरिस्तान वाकया मुस्तकिल इलाज होगा। पार्लिमानी तहकीकात या फोरेंसिक टेस्ट। वीडियो स्कैंडल की कौमी असम्बली में गूंज। इसहाक डार गिरफ्तारी के आसार। ई कोर्ट्स अदालती इस्लाहात की तरफ अहम कदम। डॉलर की कलाबाजी, रुपया जीत गया बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अब पता चला और मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी चौकी पर PTM के दहशतगर्दों की फायरिंग से जो जानी नुकसान हुआ, जो जख्म लगे, वो अपनी जगह बहुत तकलीफ थे। लेकिन इस फायरिंग से मुल्की सियासत में जो शोर बपा है, जो भांत भांत के बयानिए सामने आ रहे हैं, ये रूह तक को घायल कर रहे हैं। कोई खुल्लम खुल्ला और कोई इशारे किनारों में मुल्क दुश्मनों के एजेंडे की तबलीग कर रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो यकीन करने को तैयार नहीं कि PTM के रहनुमा फौजी चौकी पर हमला कर सकते हैं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ इशारों ही इशारों में PTM से बात करने के मशवरे दे रहे हैं। अगर यही दुरुस्त है तो फिर PTM ही क्यों, फिर हमें सारी कलदम तंजीमों पर से भी पाबंदी हटा लेनी चाहिए। PTM वालों के दिल में पश्तूनों का बड़ा दर्द उठा है। जरा पश्तूनों के नाम नेहाद अलंबरदार ये भी बता दें कि क्या कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए पाक फौज के जो जवान शहीद हुए, क्या वो पश्तून नहीं थे? PTM को खुली छूट और हाफिज सईद पर पाबंदी इसलिए जायज़ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मंशा ये है, तो फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कहाँ जाएगी? पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम नेहाद अलंबरदार ये भी बता दें कि तालिबान के दौर में जब पाक फौज के जवान इन्हीं पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सीने पर गोलियां खा रहे थे, तो ये बहादुर अपने खुद साख्ता हुकूक की गठरी को कहाँ छुपाए सो रहे थे? इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं बाबर डोगर साहब और असद खरल साहब। जो वाकया ये अफसोसनाक पेश आया जिसमें फौजी जवान भी शहीद हुआ, उस हवाले से रिपोर्ट देखिए। दावा पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ का और एजेंडा मुल्क दुश्मनी का। शुमाली वज़ीरिस्तान वाक़े ने PTM का पोल खोल कर रख दिया। सियासत के नाम पर PTM का गंदा धंधा खुलकर सामने आ गया। पहले फौजी चेक पोस्ट पर हमला, फिर मजलूमियत का रोना। इसे कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस वाक़े को लेकर मुल्की सियासत में भी एक जंग है जारी। कौमी असम्बली का ऐवान बना जंग का मैदान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। ये जिम्मेदारी बनती है KP के TM की कि वो इस टॉपिक पे बोले। खटक साहब की जिम्मेदारी बनती है, ये वहाँ पे माशाल्लाह CM 5 साल रहे हैं, आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बोले। इंटीरियर मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इशू पे बोलें। नून लीग के इल्जामात पर ईंट का जवाब पत्थर की सूरत में आया। मुराद सईद अपोजिशन पर खूब गरजे बरसे, जिस पर अपोजिशन अरकान ईवान से वॉकआउट कर गए। मोहसिन दाऊद क्या करता था कि ड्रोन हमलों की हिमायत में हमेशा बयान देता था। हम नेटो सप्लाई लाइन को रोकने के लिए गए, लेकिन ये साहब नेटो सप्लाई लाइन और US को सपोर्ट करने पे लगा रहा। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो तो शुमाली वज़ीरिस्तान मामले पर दूर की कोड़ी लाए और फौजी चेक पोस्ट पर हमला करने वालों को खुद क्लीन चिट भी दे डाली। आई एम सॉरी, क्या मोहसिन दावर कैसे हमला करेगा किसी चेक पोस्ट को? बिलावल का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन ये वक्त है मुल्क दुश्मनों को पहचानने का, उनके एजेंडे के आगे बंद बांधने का। अगर कौमी लीडर ऐसी बातें करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे कि जो अपनों को गाली दे और दुश्मनों को जिंदाबाद कहे, इस मर्ज का फिर क्या इलाज होना चाहिए? असद खरल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या तालिबान, TTP और PTM में कोई फ़र्क रह गया है? वो कहते थे कि हम शरीयत नाफिज करनी है, हमें इस्लाम नाफिज करना है। वो ये बहाना बनाते थे कि आइन कहता है कि इस्लाम नाफिज करे और हम इस्लाम नाफिज करेंगे। उन्होंने बंदूक उठा ली। आज PTM भी, और पहले दिन उन्होंने बंदूक उठाई थी, बिल्कुल इसी तरह से। आप तारीख उठा के देख लें, TTP इसी तरह से उन्होंने शुरू किया था काम, जिस तरह से अब ये PTM के चंद लोग नाम नेहाद इनके लंबरदार ये आगे बढ़ रहे हैं और ये इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं। इस तरह से इंसानी हुकूक लिए जाते हैं जिस तरह उन्होंने शरीयत नाफिज करने की कोशिश की थी बंदूक के जोर पर, इस नाम नेहाद शरीयत, इसी तरह ये नाम नेहाद
ठेकेदार बने हैं इंसानी हुकूक की अलंबरदारी के। और ये भी अब मुझे तो शक नहीं है इसमें कि कुछ ही अरसे बाद अगर इनको आज नहीं पकड़ा जाता तो ये कल को आप देखिएगा इसी तरह टीटीपी की तरह इन्होंने भी बंदूकें लटकाई होंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। क्या इनको भी अभी पाबंदी नहीं लग जानी चाहिए? देखिए उसामा साहब, जो आपने टीटीपी की बात की है ना, टीटीपी ना तो कोई सियासी जमात थी, ना उसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट थी। बदकिस्मती से ये है ना इनको बल्कि सियासी सपोर्ट है, बल्कि ये असेंबली के अंदर इनके 2 लोग बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर, आपकी जिसको सॉवरन इदारा कहते हैं, जिसको सुप्रीम कहते हैं इदारा, और वो लोग जो असेंबली के अंदर बैठे हैं वो इंस्टिगेट कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर? जो पाक अफगान सरहद के ऊपर उन शोरज़दा इलाकों के अंदर जिनको दहशत गर्दों से पाक किया गया, जहां पे पश्तून कबायली जो लोग हैं, जो फाटा के लोग हैं, उनको गाजर मूली की तरह काटते थे ये टीटीपी के इनके साथी दहशतगर्द जो एनडीएस राह के लिए आज भी काम कर रहे हैं और इनके साथी हैं। फिर वो इनकी बहनों बहू बेटियों को उठा लेते थे, उन्होंने चेक पोस्टें बनाई हुई थी। उस वक्त मोहसिन दावड़ कहाँ थे जब पश्तूनों को काटा जा रहा था, जब उनकी बेटियों को, बहनों को, उनकी बीवियों को उठाया जा रहा था? वही जो नामनाद लोग हैं, जब कोलैटरल डैमेज हो रहा था, जब ड्रोन हमले खुद मुख्तारी के ऊपर, सॉवरेनिटी के ऊपर हमले हो रहे थे, और उस वक्त ये नेटो की सप्लाई के ऊपर ये सपोर्ट कर रहे थे, ड्रोन हमलों के ऊपर सपोर्ट कर रहे थे। आज जब उन इलाकों के अंदर अमन कायम हो गया, ऑपरेशन ज़रब अरब अजब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, नेशनल एक्शन प्लान हुआ, नून लीग की हुकूमत में ये सारा आर्मी ने सब कुछ किया, लेकिन अब रिहेबिलिटेशन का अमल शुरू हो गया है। लेकिन इनके पेट में अब मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनका जो मंजन और चूरन जो है वो बिकना, इनको खौफ ज़दा हो गए हैं, इनको खदशा लाक हो गए, इनको खतरात लाक हो गए हैं कि इनके जो गैर मुल्की आका हैं, जो इनको फंडिंग देते हैं, जो इनको सपोर्ट देते हैं। आप देखें जब फाटा का मर्जर हो रहा था, फजलुर रहमान साहब को किस तरह टीसें उठ रही थी, उसी तरीके से मोहसिन दावड़ और ये लोग, और फिर ये हमारे पाकिस्तानी कौम की देखें असेंबली के अंदर मोहसिन दावड़ भी बेशक जब फाटा के अवाम की बात आई तो यूनानी मसली करारदाद पास हुई। बिल्कुल बिल जो है कि उनके जो एमएनएस और एमपीएस का जो मामला है, आप मुझे ये बताएं कि इसका मतलब है जो पाकिस्तान की पूरी 22 करोड़ अवाम, उस 10-12 1-2 जो एलिमेंट इस तरह के हैं, कुछ चंद गंदे अंडे, उनके अलावा पूरा पाकिस्तान, वो बलोची हो, वो पठान हो, वो पंजाबी हो, वो सराइकी हो, वो किसी उसका मजहब लासानियत, किसी भी ग्रोह से, किसी भी फिरके से, मकातबे फिक्र से उसका तल्लुक हो, वो कबायलियों के साथ, पख्तून अपने भाइयों के साथ है, उनके राइट्स के लिए साथ है। लेकिन ये मुझे बताएं कि जो फौजी जवान खड़े हैं किस लिए? कि पाक अफगान सरहद की हिफाजत के लिए वहां पे चौकियां कायम की हैं, किस लिए? कि वहां से दरअंदाजी ना हो, अफगानिस्तान से राह एनडीएस के जरिए पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करके दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करके राह फरार रोकने के लिए अफगानिस्तान की तरफ। आप मुझे ये बताएं कि ये वो जो काम कर रहे हैं, और जो शहीद होने वाला गुल खान जो सिपाही है, उसका तल्लक भी जमरूर जिला खैबर से है। बिल्कुल। और ये उसका नुकसान क्या हुआ? एक तो ये वाकया हुआ, 5 जवान जख्मी हुए। दूसरी तरफ जब इस तरह का शवाल वैली के अंदर जिसका पता ही नहीं किसी को, एक और वाकया यहां से 5 किलोमीटर दूर एक और वाकया हुआ, और उसके अंदर एक और जवान शहीद हुआ पाक फौज का, ये मक्कीगढ़ चेक पोस्ट के ऊपर, और 5 लाशें भी मिली हैं आईएसपीआर के मुताबिक, और उनकी शनाख्त की जा रही है। अब ये लाशें कौन गिरा रहा है, ये चेक पोस्टों पे हमले कौन कर रहा है, इसका बेनिफिशियरी कौन है? और अच्छा, जो मुराद सईद ने आज बात की है कि मोहसिन दावड़ ये बताएं कि एनडीएस का जो सरबराह है, जो उसने अच्छा, इस पर आते हैं एसपी साहब जो शहीद हुए हैं, उनकी लाश देने से पाकिस्तानी इदारों को इनकार किया। यही तो बात है, यही तो बात है। अब बाबर डोगर साहब, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अगर पीटीएम के साथ है तो जनाब पीटीएम को कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन बाकी कलदम तंजीमें जो पाकिस्तान में कलदम हो गई हैं, अच्छी बात है आपने कर दिया, पाकिस्तान के हक में है तो ज़रूर करें, लेकिन उनके खिलाफ हैं तो वहाँ कलदम हो जाएंगी, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। फ़र्क क्या है? मेरी बात सुने, सबसे पहले आप देखें कि जहाँ तक इनकी पॉलिटिकल डिमांड्स की बात थी, तो उनकी पॉलिटिकल डिमांड तो सारी पूरी हो रही हैं। फाटा जो है, फाटा का जो में असम्बलीज का जो बिल था, मेंबरान की तादाद बढ़ाने का बिल,
वो यूनैनिमसली पास हो गया नेशनल असेंबली में। बिल्कुल। उसके बाद इनकी जितनी दूसरी डिमांड थी, डेवलपमेंट के ये हालात है, अभी शवाल वादी की बात की, बन्नू से शवाल वैली जो थी उसका रास्ता 2 दिन का था और अब पाक फौज ने उसका 2 घंटे का रास्ता, वो यानी कि डेवलपमेंट की 2 घंटे का रास्ता रह गया। इन्होंने चेक पोस्टों की भी खलील साहब बात कर रहे थे, 80% चेक पोस्टें वहां से खत्म कर दी गई हैं, 80% इनकी डिमांड पर, और जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो इसलिए है कि वहां पर वार ऑन टेरर हुई। पाकिस्तान में इक्का दुक्का अभी भी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, ये वही रूट इस्तेमाल हो रहा है। यही मोहसिन दावड़ थे जो चेक पोस्टों की मुखालफत करते हैं, यही मोहसिन दावड़ थे जो पाक अफगान जो बॉर्डर लाइन पर जब बाढ़ लग रही थी ये उसकी मुखालफत कर रहे थे, यही मोहसिन दावड़ है जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। पहले तो ये बताएं कि ये पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है, और जितने इनके एक्ट हैं, जितने इनके एक्ट हैं वो सारे अफगानिस्तान तो रोज है उसके एजेंडे की तकमील है। वो यहाँ कैंपेन उन्होंने चलाई है। मुझे एक बात बताएं, जहां तक फाटा की डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर एक सिस्टम, नया सिस्टम आ रहा है, पुराना सिस्टम जा रहा है, ग्रेजुअली वो सारा सिस्टम, नया सिस्टम टेक प्लेस कर लेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। जो मेरी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से बात हुई है, बड़ी तेजी से पहली दफा वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट और फौज एक पेज पर है, और वहां पर 100 से ज्यादा जवान बाबर साहब शहीद हो गए। ये माइंस, लैंड माइंस का जो कहते थे ना, हटाने के लिए को ये बुनियाद बना रहे हैं, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारा कुछ को ट्रांजिशन जारी है। आप 6 महीने के बाद देखेंगे वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट की बालादस्ती होगी। नहीं तो ये जो फंड इकट्ठा करते हैं ये लगाए ना वहां पर, ये क्यों नहीं करते वहां पर डेवलपमेंट? ये भी करें। और चेक पोस्ट मुझे बताएं बाबर साहब कहां नहीं है पाकिस्तान जो के जो हालात आ रही है, वहां पर जो चेंज आ रही है, इससे ये खौफजदा है। 120 अरब रुपया 120 अरब रुपया मुख्तस कर दिया गया है, और वार फुटिंग पे काम ये हो रहा है कि जो दुकानें तबाह हुई थी, जो घर तबाह हुए थे, उनसे बेहतर शक्ल में उसको बहाल करना है हुकूमत पाकिस्तान ने। इसके लिए 120 अरब रुपया रख दिया गया है। अब इनको ये तकलीफ हो रही है कि जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनोसेंट जो पीटीएम के लोग हैं, जो कारकुन हैं और जो डीजीआईएस पे लिखा है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि अगर ये सारा काम हो गया इनके पास तो करने फिर को कुछ हमारे नहीं पास है, तो बेचने के अपनी लिए कुछ सियासत नहीं है। चमकाने के लिए कभी ये इस्लामाबाद में जाकर वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, वो आपके सामने सारा कुछ, हालांकि गवर्नमेंट वहां पर भी सारा कुछ कर रही थी। वो जो मुल्ज़िमान थे वो पकड़े गए, जो बेचारे विक्टिम थे उनके घर मिनिस्टर्स पहुंच गए, सब कुछ हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, किस चीज की ये धरना दिया हुआ था? चेक पोस्टें खत्म हो रही हैं, बाकी इतनी चेक पोस्टें वहां पर कोई ये कह दे, ये अगर ये कोई दुनिया का सर्टिफिकेट देते हैं ये वहां से असला यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, ये अपना आका अमेरिका को समझते हैं, अफगानिस्तान को कहते हैं ना, वहां पर देख ले जरा चेक पोस्टें कितनी हैं, वहां पर आप गुजर कर दिखाएं मुझे जरा, वहां पर आप जाकर चेक पोस्ट पर इस तरह से हमला करके दिखाएं, वहां पर जाकर इस तरह उकसा कर दिखाएं। आप अमेरिका चले जाएं, किसी चेक पोस्ट पर जहां भी लगी होती है, पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट एरियाज हो, दीगर जगह हो, हसास जगह हो, वहां पर लगा होता है, पुलिस ने लगाए होते हैं, शौक में लगाए होते हैं, अपने शौक में लगाए होते हैं, गर्मी में, रमजान में, उस शौक से बैठे हैं। इस गर्मी में चेक पोस्ट पर जो फौजी बैठे हुए हैं वो किसके लिए बैठे हुए हैं? इन्हीं की हिफाजत के लिए, वो हमारे लिए, पूरे 20 करोड़ अवाम के लिए। वहां से जो अफगानिस्तान से इलीगल असला आता है, जो वहां से दहशतगर्दी के लिए चीजें आती हैं, यहीं से गुजर कर वो सारे पाकिस्तान में पहुंचती हैं। ये जो चेक पोस्ट है, मैंने खुद बेताशा लोगों से बात की है, वहां पर इनकी डिमांड पर 80% चेक पोस्ट से खत्म कर दी गई हैं। सिर्फ अहम रास्तों पर जहां से ये खदशा है कि वहां से असला ट्रांसपोर्ट हो सकता है पूरे पाकिस्तान को, वहां पर चेक पोस्टें रखी गई हैं। और वहां पर भी खरल साहब, वहां पर भी मैं एक चीज जो अभी चेक पोस्टें हैं वहां पर बड़े अच्छे उन्होंने स्टे एरियाज बनाए हुए हैं, वहां पर औरतों को अलहदा, औरतों को की तलाशी ख्वातीन ही करती हैं, जो बच्चे और माएँ हैं उनको जल्दी वहां से फ्री कर दिया जाता है, और ये सारा कुछ सिर्फ अवाम के लिए है। वो बेचारे जो धूप में वहां पर खड़े हुए हैं। एक अहम पहलू है वो रह जाएगा क्योंकि हमने अगली खबर पर भी जाना है। जो मरियम साहिबा ने जो काम दिखाया है, जो बिलावल साहब कर रहे हैं, ये क्या है? ये क्यों पहले अब कोई मजहबी जमात उसको कहते हैं जी फौरन कलदम कर दो, कलदम कर लो, इनके लिए ये नरम गोशा क्यों है?
ये क्या चाहते हैं? ये कि जनाब इसलिए फौज के खिलाफ, एक तो ये कि पश्तून नहीं है, फौजी जो शहीद हुए हैं उनमें क्या तादाद पश्तूनों की नहीं है, असेंबली में ज्यादातर पश्तून बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो सियासत खेल रहे हैं बिलावल और मरियम, ये क्या कर रहे हैं? मैंने खुद देखा कि फौज के खिलाफ एक ट्वीट हुई भी थी कि जी जनाब इस्टेब्लिशमेंट और ये वो सब कहकर, और उसको मरियम ने लाइक किया हुआ था। ये क्या गेम हो रही है? मुख्तसर बताइएगा बाबर साहब, फिर उसके बाद उसामा साहब। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब, आप इंडिया में जनाब उन्होंने पहले डॉन लीग क्या थी, वो यही थी कि जी पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी होती है, गुलभूषण पकड़ा जाता है, आज तक मरियम नवाज और नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट नहीं आई कि जनाब पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कौन इन्वॉल्व है। तालिबान से मुज़ाकरात चाहते थे मियां नवाज शरीफ साहब, तो आखिरी वक्त तक सर कमेटी बना दी थी 3 बंदों की, कमेटी ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे और वो मुज़ाकरात सिर्फ नाम नेहाद मुज़ाकरात थे, मकसद तालिबान को टाइम देना था, उनको मजीद मजबूत करने का एक अब मौका देना था। इशू ये है कि मैं खुद हैरान हूं कि बिलावल साहब, इंडिया में तो दहशतगर्दी आपको नजर आ जाती है, पाकिस्तान में ट्राइबल एरिया में कितने फौजी जवान शहीद हुए, लाहौर में इतनी फौजी जवानों की जो है वो जस्दे खाकी लाहौर में आए हैं, पूरे पंजाब में आए हैं, यंग जवान बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए वो जाने दे रहे हैं, उस पर तो आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आई। ये वो लोग जिन्होंने चौकी पर अटैक किया है, उस पर आप सारे जो खड़े हो गए। कैसी बदकिस्मती की बात है, इर्द गिर्द जो हिसार होता है इनका सिक्योरिटी का, उससे जरा कोई उलझ के दिखाए ना मुझे। ये बदकिस्मती की बात ये है कि जो हमारी सिक्योरिटी के लिए फौजी जवान खड़े हैं, उनकी चौकियों पे उन पे हमले किए जाते हैं, वो शहीद हो रहे हैं, उनके खून जो इतना सस्ता हो गया कि उसके लिए तो कोई बात नहीं कर रहा, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। ना मरियम साहिबा बात कर रही हैं, ना ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, ना फरदुल्ला बाबर साहब बात कर रहे हैं, लेकिन जो दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए आते हैं, जो चौकियों पे हमले करते हैं, जो पाक फौज पे हमले करते हैं, उनका खून इतना कीमती है, उनका खून इतना महंगा है कि उसके लिए सबको मरोड़ उठ रहे हैं। इतनी इंसानी प्रोटोकॉल की गाड़ियों के नीचे आके बच्चे मर जाएं, ये उनके घर जाके ज़ाहिर अफसोस करना पसंद नहीं करते। लाला मूसा में जो बच्चा मरा था, उसके तो घर आज तक ना मरियम गई, ना नवाज शरीफ गए, ना शहबाज शरीफ गए। यहाँ पर अटैक होता है एक फौजी चौकी पर, वहां पर जो लोग मरते हैं उनके साथ इनका आप देखें कि कितना ये उनके साथ ज़ाहिर अफसोस कर रहे हैं। खुद अफसाने मॉडल टाउन इनके नीचे हो गया, वहां पर जो लोग मरे हैं उसके बारे में तो आज तक इनकी कुछ स्टेटमेंट हमला खवातीन के पेट गोलियां मारी गई हैं, वहां पे भी जरा 2 लफ्ज मजमती जरा ट्वीट करें। मरियम साहिबा जो इनके घर से 1 किलोमीटर दूर आपकी पुलिस ने उनको मारा, दिन दिहाड़े 100 लोगों को गोलियां मारी, 10-11 लोग जो है शहीद हुए, खवातीन और बच्चे, जिनके एक हामला खातून भी इसमें शामिल थी, वहां पे तो आपका दर्द नहीं जागा। यहाँ पे क्या वजह है कि एकदम से ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी फौज को गालियां दे रहे हैं, अपने इदारे को गालियां दे रहे हैं, जिसने कुर्बानियां दी, जिसने मुल्क, आज अगर आप पाकिस्तान में फिर रहे हैं, दंदना रहे हैं, आप सो रहे हैं चैन की नींद, तो वो जाग रहे हैं। वो 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में रात का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के लोगों को स्टेट के खिलाफ उकसाया जाए और एक स्टेट ऑफ अनार्की पैदा कर दी जाए, जो कि रॉ का एजेंडा है, जो कि इसराइल का एजेंडा है, जो कि अफगानिस्तान की एनडीएस का एजेंडा है कि किसी तरह से पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फौज को आमने सामने ले आए। यही पीटीएम का एजेंडा है और यही पीएमएलएन चाह रही है, यही बिलावल साहब चाह रहे हैं। बांग्लादेश बन जाएगा, एक और बांग्लादेश बनाने, टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, हर वक्त खौफ। ये एक मेंटालिटी है कि अगर हुकूमत में है तो सब अच्छा है, अगर हमें हुकूमत नहीं मिलती तो फिर रियासत के खिलाफ ही हो जाओ, इदारों के खिलाफ ही हो जाओ। वही जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान नजर आते हैं, फिर आप फौज के खिलाफ देखते हैं। अभी आप देख लीजिए केकड़ा वहां वन में अगर आपको तेल और गैस नहीं मिली तो शादियाने बजाया गया, जैसे बड़ी खुशी हो गई। यानी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो उससे इतनी नफरत है कि मुल्क का भी अगर नुकसान हो रहा है तो उस पर खुश हो रहे हैं कि मईशत अगर बैठ रही है तो बड़ा खुश हो रहे हैं। इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ नहीं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया जाए और एक स्टेट ऑफ अनार्की पैदा कर दी जाए। चाहे पाकिस्तान खुदा ना खाता, इनको तो ख्वाहिश ये कि पाकिस्तान चाहे टूटता तो टूट जाए, लेकिन असल इशू ये है कि इनकी करप्शन जो है ना उसको छोड़ दिया जाए। अगर इनको पकड़ा जाएगा तो फिर ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आप सही कह, क्योंकि इनके पास तो दुनिया के 5-5 बर्रे आज़मों में दौलतें, घर, मोहल्लात, बैंक बैलेंस, फैक्ट्रियां, सब चीजें हैं।
तो इनको तो मसला ही कोई नहीं है, तो यहाँ आते ही हुकूमत के लिए है। उसके बाद ये उठकर बाहर चले जाएंगे, वहीं पर ज्यादा वक्त ये गुजारते हैं, इनके बच्चे वहां, सारा कुछ वहां पर, तो इनको क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान में? इनके स्टेक्स आप इस्माइल गुलालई साहबा का देख लेना, वो वहां पे फरिश्ता एक रेप केस हुआ, दरिंदगी हुई, पूरा पाकिस्तान उस पर गमजदा है, हुकूमत गमजदा है, सारे उसको बंदे भी पकड़े गए, सारे ट्रेस भी हो रहे हैं। नहीं अब तो, लेकिन अब मामला ये है कि वहां पे वो जाके और ये पीटीएम वाले जाके फौज को गालियां देनी शुरू कर दी, फौज के खिलाफ। अब फौज वहां से कहां से आ गई? अगर आपने कुछ कहना है तो गवर्नमेंट के खिलाफ अगली दूसरी बात, एक बात, चेक पोस्ट हमले से पहले क्या हुआ, धरना दिया हुआ था, धरने में भी कहता नेगोशिएशन चल गई, इनकी डिमांड ऑलमोस्ट पूरी हो गई। जब पूरी हो गई, पीछे से जब बताएं किसका फोन आया और मुसल्ला ये लोग चल पड़े और ये जाके चेक पोस्ट पे हमला कर दिया। अब धरना आराम से बैठा था, कुछ नहीं हो रहा था, कोई उसने कुछ किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। उसके बाद किसने फोन किया, क्यों जाके इन्होंने चेक पोस्ट पे हमला किया? ये वो जो गुलालई है उसका ये है कि उसके पाबंदी लगा दी जाए, मुल्क से वो जा न सके, अली वजीर गिरफ्तार है। आपको लगता है कि मंतकी अंजाम तक ये केस पहुंचेंगे, कानून का निफाज होगा, कानून का इत्तलाफ होगा? रेट ऑफ गवर्नमेंट अगर नहीं होगी, आपने सूफी मोहम्मद की बात की, फजलुल्लाह की बात की, अगर उनके ऊपर पाबंदी लग सकती है, अगर अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी लग सकती है, तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है। ओपनली डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चीज बताई कि पीटीएम के नेक्सिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीएम पर पाबंदी की दरखास्त चली गई है और जो गुलालई साहिबा हैं उनके, गुलालई इस्माइल, उनके अकाउंट्स को बंद किया जाए, सोशल मीडिया अकाउंट्स को, उसके लिए भी दरखास्त चली गई है। मेरा ख्याल है कि पीटीएम एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, पीटीएम इलेक्शन कमीशन ने उसको रजिस्टर नहीं किया, तो इलेक्शन लड़के कैसे आजाद मेंबर के तौर पर ये वो क्या लाइसेंस तो किल दे दिया जाए? मैं सर ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देर में सही लेकिन गवर्नमेंट और हुकूमती मशीनरी अल्टीमेटली हरकत में आई है। इन लोगों को अरेस्ट किया है, मोहसिन दावर साहब जो है वो दौड़ गए हुए हैं, गायब हैं, जबकि अली वजीर जो है उनको अरेस्ट करके सीटीडी के हवाले किया गया है। तो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल मोहसिन दावर की वीडियो है और मुबैना तौर पर उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, और अगर अली वजीर को कुछ भी हुआ तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। वो तो थ्रेट कर रहे हैं। उसामा साहब, आईएसपीआर के डीजी साहब ने जितने सबूत रखे हैं कौम के सामने, उसकी डिनाइल तो नहीं आई। उसकी डिनाइल पीपल्स पार्टी ने की, पीटीएम ने की, नून लीग ने की, उनके हवारियों ने की, डिनाइल नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद इनके ऊपर हाथ ना डालना, इनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, ये रियासत की कमजोरी है, ये कंप्रोमाइज के जुमरे में आएगा। आप हकीमुल्लाह मसूद पे मरने पे जब रो रहे थे तो आपने देखा उसका नतीजा। नेशनल एक्शन प्लान पर सारे इकट्ठे हुए थे, पूरी कौम, यानी असेंबली, सेनेट, हर तरफ से। यहां पर आप देखें एक डिवाइड नजर आ रही है। आज मुराद सईद तकरीर कर रहे थे और जेन्युइन सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने आइन उठाकर दिखाया कि इस आइन पर आपने हलफ लिया है, आपको हर तरह की आजादी है, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, और आप इस आइन का हलफ लेकर इससे गद्दारी कर रहे हैं मोहसिन दावर अली वजीर। और उस पर जनाब अपोजिशन जो वॉकआउट कर जाती है, वो कहते हैं जनाब केपीके के सीएम बताए, फलाना बताए, तो वो हुकूमत पीछे, देखिए हुकूमत बीच में आए यानी फौज डायरेक्ट उसको हम बदनाम करते रहे, बस ठीक है। यानी हुकूमत भी अगर बीच में आए तो एक वो कोई स्टेप ना ले, बस हम खुद ही निमट लेंगे, हम बदनाम करना चाहते हैं, हम प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, बजाय आज मजम्मत करते, आज मुजम्मत करने की बजाय उल्टा फौज की मुजम्मत हो रही है। यानी जिन पे हमला भी हो रहा है, जिनको गोलियां भी मारी जा रही हैं, जो शहादतें भी दे रहे हैं, उनकी मुजम्मत हो रही है और उनको हीरो बना के और मासूम बना के पेश किया जा रहा है। वो जो माइंस का ये कहते थे, अब ये भूल गए हैं पता नहीं, 101 जवान शहीद हुआ और वो बारूदी सुरंगे हटाते हुए ये जाकर हटा देना, जवानों से ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इनके रिसेंटली आप 2 महीने 3 महीने पहले चले जाए, आप पिछले 6 महीने में बताएं कितने फौजी जवान वापस शहीद हुए हैं, और सारे इस तरह माइंस हटाने पे या एम्बुश पे शहीद हुए हैं। और वो पश्तून नहीं है, जिस तरह अभी भी जो शहीद हुआ वो पश्तून नहीं था। यानी ये उनका कसूर है, लाहौर के लड़के जवान 22-24 साल के लड़के वापस शहीद हुए हैं। इनको काटते हैं, इनको बांटते हैं, लिसानियत में, सुबाइयत में और असबियत में और पता नहीं क्या क्या, हर जगह पर पता नहीं काट रहे हैं इस वतन को, इस मुल्क को, इस कौम को, और अपने अपनी उनकी महरूमियों के लिए। ये कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक? मुझे ये समझ नहीं आती। एक उनसे जान छूटती है, कैंसर से जान हम छुड़वाने लगते हैं, टीटीपी से एक नया पैदा हो जाता है नासूर हमारे लिए। ये कब तक चलता रहेगा? अब आपको लगता है, चूंकि ब्रेक का वक्त है बाबू डोगर साहब, वक्त आ गया है कि बिल्कुल एक फैसला चूंकि कर लिया है कि कहीं भी वायलेंस की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे वो मजहब की आड़ में हो, चाहे वो जमहूरियत की आड़ में हो, वो इंसानी हुकूक की आड़ में हो।
आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि वो इस तरह कानून को हाथ में ले। उसामा साहब, इस तरह से सारी दुनिया में नहीं होता। जैसे आपने कहा, सारी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जो लोग हैं उनको रियासत के खिलाफ इंस्टिगेट किया जाए, फौजी जो चौकियां वहाँ पर अटैक करवाए जाएँ। ये दुनिया में कहीं, महजब दुनिया में भी कहीं टॉलरेट नहीं किया जाता। और फिर उसके बाद वो PTM जिसकी असम्बली में नुमाइंदगी थी और वहाँ पर वो उन्होंने अपनी मर्जी का बिल भी पास करवाया। अगर कोई इनके इश्यूज थे, ये असम्बली में जाएं, अपने इश्यूज वहाँ पर लेके जाएं, अपने वहाँ पर डिबेट करें। कमेटी में इनको बुलाया जा रहा था और जहाँ कहते हैं, जब कहते हैं, जिधर कहते हैं हम पाकिस्तान में बैठकर बात करते हैं, वहां से ही भागते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम चेयरमैन नैब के हवाले से बात करेंगे। वहां भी सियासत हो रही है। फोरेंसिक ऑडिट का कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। तो फोरेंसिक ऑडिट तो मुझे याद आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में भी एक खातून सहाफ़ी ने कुछ इल्जाम लगाए थे, उसका भी फिर फोरेंसिक ऑडिट करवा लें। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, हमजा साहब के हवाले से भी इस तरह की बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो क्या है, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। चेयरमैन नैब की मुबीना वीडियो का मामला अभी तक ज़ेर बहस है और अपोजिशन किसी भी तरह से इससे पीछे नहीं हटना चाह रही। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने यह तजवीज़ पेश कर दी है कि पार्लियामेंट में इस मामले को लाया जाए, इस पर बहस करवाई जाए, बल्कि एक कमेटी बनाई जाए, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, यानी साइंटिफिकली देखा जाए ये वीडियो सही है, ये इसमें चेयरमैन नैब भी नजर आ रहे हैं और जो कुछ मुबीना तौर पर कहा जा रहा है ऑडियो में वही वो बोल रहे हैं, उनका देखा जाएगा कि ये जुमले उन्हीं के हैं या नहीं है। असद खरल साहब, क्या ये ज़रूरी है ये सब करना? इससे मुल्क को, कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान मजबूत होगा और इहतसाब का अमल बेहतर तरीके से चल सकेगा? देखिए, मुल्क को, कौम तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, ना कोई इदारों का फ़ायदा होगा। सिर्फ ये है कि अपोजिशन ये चाहती है कि पार्लिमानी कमेटी में ये मामला ला के चेयरमैन नैब को वहाँ पर रोज़ाना तलब किया जाए, वहाँ पे एक खाक उड़ाई जाए, एक मजाक बनाया जाए और मज़ीद इदारे को डिमोरलाइज किया जाए। और इदारे का जो असल काम है, जो मुलज़मों को पकड़ना, जो रेफरेंस पे दस्तखत करना, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अथोराइज़ करना, उनको एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग कॉल करना, मज़ीद जो रेफरेंस है वो फाइल करना, उसकी बजाय चेयरमैन नैब रोज़ाना उल्टा पेशियाँ भुगत रहे हों किन के खिलाफ। और पार्लियामेंट कमेटी में वो कहते हैं किन किन लोगों को शामिल किया जाए, यानी ख्वाजा साद रफीक जो मुलज़म है, उसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब जो होंगे, जो खुद नैब के मुलज़म हैं, फिर इस तरह के जो खटक साहब को उन्होंने कहा है वो उसमें आ जाएं, उनके ऊपर अपना नैब का इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ साहब, उनके वो नैब के मुलज़म हैं। अब नैब के मुलज़म नैब के चेयरमैन के बारे में ये डिटरमिन करेंगे कि उन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, उनको पेशियां भुगतनी पड़ेगी। और मुझे ये बताएं कि पार्लिमानी कमेटी जो है, क्या उसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन करने का कोई इख्तियार है? वो किसी के खिलाफ पर्चा कर सकती है, उसके पास इंटेरोगेशन के इख्तियार है, वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री वहां पे कौमी असेंबली में है या सेनेट में है? देखिए, ये FIA का काम तो हो तो समझ आती है, नैब का काम हो तो समझ आती है, एक अरकान जो असेंबली हैं उनका तल्लक क्या है इस चीज के इन्वेस्टिगेशन के अंदर के वो प्रूव करेंगे। और फिर अरकान असेंबली वो जिनके ऊपर अपने नैब के केसेस हो, इंक्वायरीज हो, इन्वेस्टिगेशन नैब की आज तक वो शहबाज शरीफ और जस्टिस राज मलिक अब्दुल क़य्यूम साहब के वो फ़ोन कॉल की तो कोई फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो सका, वो इस्तीफ़ा देकर चले गए थे और शहबाज शरीफ साहब तो चलते रहे। खैर, बाबर डोगर साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? सर, मेरा तो बिल्कुल इससे उलट मेरा व्यू है। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है। जब आप कहते हैं सुप्रीम है तो वो किसी भी इशू को लेके आ सकती है और मेरा ख्याल है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और पता चल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर चेयरमैन नैब इसमें मुलव्वस हैं, मैं तो आज तक ये नहीं समझ सका कि जी उनका पर्सनल कंडक्ट है, उनके अपने ऑफिस में ये सारा कुछ हुआ। एक औरत आती है, उनका ज़ाती स्टाफ उस दिन क्यों नहीं था वहाँ पर मौजूद, और वो औरत जो है उसके खामन पे 42 पर्चे हैं। अगर वो गलत थे तो फिर रेफरेंस पहले दायर होना चाहिए था, वीडियो टेप लीक होने के बाद कुछ दायर हुआ गया। बेतहाशा सवालात है जो खड़े हो रहे हैं। मेरा इशू ये नहीं है, मेरा इशू ये है कि अगर हम इस तरह मॉरली कंडक्ट पे लोगों को छूट देते रहे तो फिर तो ये कि अपने दफातर में जो मर्जी लग जाए तो फिर साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी चलती रहेगी और क्या वो अपने ओहदे पर उसी तरह काम कर सकेगा? सर, अदारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बंदे स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए, अदारे को मजबूत होना चाहिए। ये क्या मतलब कि आज जुबैर इकबाल नहीं है तो नैब नीचे गिर जाएगा, नैब खत्म हो जाएगा? मैं तो इस चीज को समझ ही नहीं सका। अच्छा, नैब को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नैब हमारे इदारे जितने हैं ना, उसकी मिसाल आप देख लें, साहबदार साहब वहां पर मजे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, और अब जाकर शहजाद अकबर साहब ने हमें ये
खुशखबरी सुना दी है कि कोई मुआहदा हो गया बरतानिया के साथ और हमें बड़ा खुश होना चाहिए मुजरमों की हवालगी का, तो इसहाक डार साहब आ जाएंगे। पहले तो बरतानिया ने इनकार कर दिया असद करल साहब कि वो आपके हवाले वो नहीं करेंगे, यहाँ से जितना मर्जी बड़ा चोर डाकू कातिल वहाँ पर चला जाए वो कहते हैं हम। देखिए ये जो MOU साइन किया है ना, मैं आपको आज लिख लें बाद मेरी, ये ट्रक की बत्ती है और मिनिस्टर के आगे कोई स्पोक्स पर फोकल पर्सन है। पहली बात तो ये है कि मैं पहली दफ़ा ये सुन रहा हूँ कि फोकल पर्सन मिनिस्टर का वो याददाश्त साइन कर रहा है आपके साथ एग्रीमेंट। दूसरी बात है ये है कि इसहाक डार साहब के हवाले से ये पहले भी हमने रब्ता किया है। प्रॉब्लम ये है कि हम वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जब तक उनके मुताबिक सारी चीज़ें आप नहीं फुलफिल करेंगे तो इंटरपोल आपको नहीं करेगा। और दूसरी बात, बरतानिया से मुलजम लाना पाकिस्तान में आप जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। मुझे ये बताएं, अल्ताफ हुसैन को हम ला सके? कितने हमने MOU साइन किए? चौधरी निसार साहब बड़के मारते थे, आप ला सके? फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वहां पे बैठे हुए हैं, आप उनको ला सके हैं? हुसैन हक्कानी अमेरिका में बैठे हैं, हसन और हुसैन वहां पे बैठे हैं, हसन और हुसैन वहां पे बैठे हैं, अली इमरान वहां पे बैठे हैं, सलमान शहबाज वहां पे बैठे हैं। आप जितने मर्जी MOU साइन कर लें, जब तक विल नहीं होगी, जब तक रेट नहीं होगी, जब तक आपकी कमिटमेंट नहीं होगी, क्या अगर बरतानिया को आप कहें कितने लोग बरतानिया के हमने हवाले किए हैं, कितने लोग यहां से पकड़ पकड़ के हमने बरतानिया को दिए हैं। जब हम उनको फॉरेन ऑफिस के लेवल पे हम ये टिट फॉर टैट हमेशा होता है, डोगर साहब इस पे रोशनी डालेंगे कि गिव एंड टेक होता है। फॉरेन ऑफिस में इस तरह के यूनिलैटरल नहीं होते। डोगर साहब पर डाल दिया है। मुझे तो ये लगता है कि शहजाद अकबर साहब उन्होंने भी अपना मंजन बड़ा अच्छा बेचा है इमरान खान साहब के आगे कि जनाब मैं बाहर मायदे कर रहा हूँ, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये एग्रीमेंट जब से ये आए ना उस दिन से एग्रीमेंट हो रही है, पता नहीं कितनी हुकूमतों के साथ कितने एग्रीमेंट हो चुके हैं। लेकिन गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा कदम, बस वो गिरफ्तार होने वाले 200 अरब डॉलर आना था, वो किधर है? इमरान खान अपना मंजन बेच रहे हैं, जमा तफरीक कुछ नहीं। कोई एक बंदा अभी तक ये नहीं ला सके, $1 ये पाकिस्तान नहीं ला सके। इनका भी ऑडिट होना चाहिए इनका शहजाद अकबर साहब का कि अभी तक इन्होंने टोटल पैसे खर्च कितने किए हैं और रिकवर कितने करवा सके। डॉक्टर साहब एक एक्साइज पंजाब में एक मामला चल रहा है शहजाद अकबर साहब का, वो भी किसी दिन बयान करेंगे, वो अपने मामला सीधे कर रहे हैं, आपको पता है इस चीज का? आप प्रोग्राम में बैठ के देख लें, उन्होंने अरबों डॉलर के इमरान खान को सुहाने ख्वाब दिखाए। MOU की क्या हैसियत है? आपने 10,000 MOU पता नहीं कहां साइन किए हुए हैं जो आज तक मटेरियलाइज ही नहीं हुए। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया आ रहे हैं, जो वो भी वापस आएगा ही नहीं करप्शन के धंधों से। सर साग डार साहब आएंगे तो कोई आगे कहानी चलेगी ना, वो ही नहीं आ रहे तो पैसे कहां से आएंगे? और अगर साग डार साहब नहीं आते, अभी ये जो केस इन्होंने जो किया और ये हारे हैं, तो वहां पर सबसे पहले तो ये कि बरतानिया में आपने वहां पे कोर्ट पे एस्टैब्लिश करना है ये बंदा हमें चाहिए और जज को कन्विंस करना है। अभी तक तो आप वहां पर लोकल जज को कन्विंस ही नहीं कर सके कि जनाब ये हमें क्यों क्या चाहिए और किस लिए चाहिए। तो अब बाद में MOUs की क्या अहमियत है उसके सामने। अच्छा, अब चूंकि वैसे भी बरतानिया में हमेशा MI5 SIS MI6 जो है MI5 और नया ISS SIS का मामला ये है कि वो हमेशा आप देखें कि कभी भी वो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए एसेट्स बन जाते हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं जिस तरह अल्ताफ हुसैन को इस्तेमाल करते थे। और फिर रा की फंडिंग देखें, यानी ब्रिटिश इंटेलिजेंस और रा की फंडिंग से किस तरीके से वहां पे हमारे पास सारे फुटप्रिंट भी मिले। ये लोग भी अगर उनके आलाकार बनेंगे, देखें नवाज शरीफ साहब जब पकड़े गए थे उनको खतरा था, लंदन से आए स्पेशल एक काम के लिए, यहाँ पे लाहौर में देखा आपने प्रोसेस, 10 साल का उन्होंने पासपोर्ट बनवाया बरतानिया का, इसलिए निकलने के चक्कर में 10 साल का पासपोर्ट उन्होंने बनवा लिया था। अब वहां अगर नवाज शरीफ चले जाएं, शहबाज शरीफ वहां पे बैठे हैं, उनके जरिए तो वो आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेंगे। अच्छा चलो, जो कभी उनके हमारे वाले नहीं करेंगे। जो वो कर गए, ये तब्दीली सरकार क्या कर रही है? वीजा 10 साल का लगवाया था बरतानिया को। LDA के जो डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जनाब, अब तो पूरा फैल गया लाहौर से बाहर भी। यहाँ तब्दीली सरकार क्या कर रही है? कोई बहुत बेहतरी लेकर आ रही है, कोई बड़े अच्छे लोग आ रहे हैं, कोई निज़ाम में कोई बेहतरी देख रहे हैं आप कि वो पुराना ही है? क्योंकि सुनते थे मरियम और हमजा ही की चलती है, सारा उनके पास ही है और इसी के थ्रू सारे कब्जे, ज़मीनें, ये हाउसिंग सोसाइटीज़, ये सब उन्होंने बनाना है। तो वो भी कोई ऐसा बंदा ला रहे हैं वहाँ से भी कुछ निकले? उसामा साहब, शहबाज साहब ने अपना चहीता ब्यूरोक्रेट जो था ना आह चीमा, वो ग्रेड 19 में DG LDA लगाया था और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से आशियाना और ये सारा कुछ किया, बिल्कुल उनके फुटप्रिंट्स पर, बिल्कुल उनके फुटप्रिंट्स पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस हैं,
उन्होंने भी ग्रेड 19 का एक बंदा जो है, ये ग्रेड 20-21 की पोस्ट है, ग्रेड 19 का एक बंदा उस्मान मोज़म जो है उसको डीजी एलडीए लगा दिए माशाल्लाह से। और ये बरादरी निस्बती है डिप्टी कमिश्नर लाहौर के, और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को डिप्टी कमिश्नर किसने लगाया? खरल साहब के दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने सिफारिश करके लगवाया। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, पूरा एक लैंड माफिया है, उनके वालिद और खामद को मैंने तो निकाल लूट मार पूरा एक लैंड माफिया है जिसकी रिकमेंडेशन पर इनको डीजी एलडीए लगाया गया है। और मेरी इतला के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब ने डंडा दे के चीफ सेक्रेटरी से इसकी अप्रूवल ली है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी इस पे मान नहीं रहे थे कि ये बड़ा जूनियर बंदा है और इसको नहीं लगाना चाहिए। आसमान से गिरा, आसमान से गिरा, सरकार है। इमरान खान तो 2 मिनट ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जनाब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। मुझे बताएं कि लाहौर को किसने लगवाया था? ये भी बता दें। अटका आसमान से गिरा खजूर में। पहले जो ग्रेड 20 की पोस्ट है उस पर 21 ग्रेड की बैठी हुई थी आमना इमरान साहिबा, जो मैंने बताया कि डॉलरों में पैसे ले रही थी अपने बच्चों के नाम पे। खामद से उनकी आपस में मामलात हैं, तो इसलिए डोनेशन, और गाड़ी भी 6 करोड़ की मैंने बताया उन्होंने ली, इससे ज्यादा मालियत की। अब जो इन्होंने साले सईद साहबा का बात की है, जो 20 ग्रेड की खातून थी वो 21 ग्रेड में होने के बावजूद जो पुरकश सीट थी वहां पे वो बैठी हुई थी, वो नहीं चार छोड़ रही थी। जो इन्होंने एक तरफ डॉक्टर साहब आप भी देखे ना, कभी आप आगे होते हैं कभी पीछे, आप देखें अभी पैर स्लो कैरल स्पीड। अब जब फुटप्रिंट पे शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीड पे पंजाब स्पीड जिसको कहते हैं, जब उस स्पीड पे चलना शुरू हो गए हैं उस्मान बुज़दार साहब, देखे ना सारी उनकी वो नकलें कर रहे हैं। अब मामला ये है कि जूनियर अफसरों को उन्होंने सीनियर पोस्टों पे लगाना शुरू कर दिया। लाहौर को किसने लगवाया था मुझे ये बताएं। देखें इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं, उन्होंने लगाया, मैंने तो नहीं लगाया। नाम सबको पता है। मामला ये है कि इमरान खान साहब को शायद नहीं पता, बाकी सारी दुनिया को पता है, इंटेलिजेंसिया को पता है। लाहौर तो वो लगी है, अपने ब्रदर-इन-लॉ को डीजी एलडीए भी लगवा दिया। डीजी एलडीए लगवा ली, और उनके हस्बैंड और उनके वालिद साहब जो मोहतरम हैं, उनके जो कारनामे हैं वो एजेंसियों की फाइलों में पड़े हुए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान साहब को, इमरान खान साहब जो वजीर आजम और बुज़दार साहब को रिपोर्ट कशीद होकर जाती हैं, या वहां पे कुछ छलनी लगी हुई है, या कौन से बीच में लोग हैं जो इनके खैर खां हैं, जो आगे पूरी चीज नहीं दे रहे। ये सारी चीजें अगर हमें पता है तो क्या उनको नहीं पता? मामला ये है कि जो अगर उनके अपने मामला मसाइल इतने ज्यादा हैं कि अगर उनके रिकमेंडेशन पे डीजी एलडीए भी लगा रही है। लेकिन सर मुझे इतना पता है कि इसके पीछे रियल स्टेट और लैंड माफिया है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी, और उस्मान बुज़दार साहब जो है उन्होंने इसकी अप्रूवल दी, चीफ सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन इसके बावजूद उस्मान बुज़दार साहब ने इनकी तैनाती करवाई है। वसीम अकरम प्लस तो थे ही, अब ये उन्होंने भी आचीमा प्लस से कर दिए, फिर यही हो रहा है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये आचीमा प्लस है। तो ये उस्मान बुज़दार साहब भी फिर हाउसिंग सोसाइटी बनाए गए, उनके भी कोई रिश्तेदारों की हाउसिंग सोसाइटियां कल को सामने आ जाएंगी। फिर यही कुछ होगा जब आप इस तरह के लोग किस तरह लगाए जा रहे हैं, पूरा एक खानदान ही आप आम पोस्टों पर लगा रहे हैं ताकि वहां से फिर वो बेनिफिट्स लेंगे। यहाँ तो फिर ये होगा। तो ये अफसोस और दुख की बात है। उम्मीद है कि इस पर इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ही कुछ करेंगे, क्योंकि जो शहबाज गिल साहब हैं वो तो आ जाएंगे इसके डिफेंस में, फौरन ट्वीट कर देंगे कि ऐसा, वो तो ये कर देंगे। तो देखते हैं कि उनकी तरफ से अब इस पर क्या जवाब आता है। प्रोग्राम देखने में बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।